चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर को विस्तार से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है। ये एनसीईआरटी के अनुसार जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर आते हैं। इसमें उत्सर्जन, परिवहन और आपका श्वसन उसन सब चैप्टर आ जाता है। जबकि यदि आप पढ़े होंगे ये भारतीय भवन या एबीसी बुक जो पढ़े होंगे ना, उसमें आपका परिवहन का चैप्टर अलग दिया है, उसमें आपका श्वसन का चैप्टर अलग दिया है, उत्सर्जन का चैप्टर अलग दिया है। लेकिन आपका जैव प्रक्रम जो एनसीईआरटी आपका बुक है, उसमें जैव प्रक्रम में 4-5 चैप्टर मिलाकर आपका जैव प्रक्रम वाला चैप्टर बनाया है। ठीक है ना। तो जैव प्रक्रम में जो भी चैप्टर्स है, परिवहन, उत्सर्जन या जो भी श्वसन है, उन सारे चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हम लोग विस्तार से समझेंगे। देखिए, एग्जाम नजदीक है और सारी बातों को समझना हम लोग के लिए बड़ी जरूरी है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके किताब का जो भी है, मैं सभी को क्लियर कराते चलूंगा और आप लोग भी उसका नोट्स बनाते चलेंगे। देखिए, जैव प्रक्रम पहले समझो किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, मतलब अपने लाइफ को बचाने के लिए, जीव जंतु अपने लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जैव प्रक्रम हो गया, है ना। कहते हैं ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? रक्षा होता है। लाइफ प्रोसेस, जिस प्रक्रिया के माध्यम से जीव जंतु अपनी रक्षा कर पाते हैं, वही कहलाता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है ना। देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है स्टोमाटा। स्टोमाटा मतलब रंध्र हो गया। स्टोमाटा के खुलने, ध्यान दीजिएगा, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? देखो बुआ, स्टोमाटा सबसे पहले समझो कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। अगर हम लोग यहाँ पे एक पतिया सिंपल सा बनाकर चलते हैं, समझिएगा सारी बातों को ध्यान से। ये पतिया है, ओके, ये पतिया है भाई। अब इस पतिया में क्या होता है? रंध्र पाया जाता है। रंध्र का मतलब छिद्र पाया जाता है। उसी छिद्र के अनुसार पेड़ पौधा क्या होते हैं? श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान। ध्यान दीजिएगा, श्वास लेने की क्रिया ऐसा नहीं है कि पत्तिया के माध्यम से होता है। पत्तिया तो अपना भोजन बनाती है। देखो, जो पेड़ पौधे का पत्तिया होता है ना, उसमें रंध्र पाया जाता है। उसी रंध्र के माध्यम से वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैस लेते हैं, छोड़ते हैं। गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? स्टोमेटा। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा और हिंदी में रंध्र हम लोग कहते हैं। यानी रंध्र के सहारे पौधे अपने गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखो, इसमें क्या है ना कि स्टोमाटा जो होता है ना, खुलने और बंद होने की क्रिया किस पर डिपेंड करता है? हई सब जो नलिका होता है ना, इसी पर डिपेंड करता है। यानी चालनी नलिकाएं पर स्टोमाटा खुलने और बंद होने की क्रिया, चालनी जो नलिकाएं होती है, इसमें ये सब जो नलिकाएं आपको दिखाई देती है, छोटा छोटा इसमें होता है ना, पत्ती में आप देखिएगा, वही सब स्टोमाटा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। उसके खुलने की प्रक्रिया, उसके बंद होने की प्रक्रिया, दोनों को नियंत्रित कौन करेगा? इसके अंदर जो नलिकाएं छोटी छोटी पाई जाती है ना, वही सब क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है ना। ये क्या है? पौधे में पत्तियां ही क्या करती है? भोजन बनाती है। और भोजन को फ्लोएम क्या करता है? पूरे शरीर में फैला देता है। पूछता भी है कि शरीर में, पौधे के शरीर में भोजन को फैलाने का काम कौन करता है? कौन करता है? तो भाई फ्लोएम करता है। और जल को ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ये सब पौधे की बात है, जानना जरूरी है। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? चालनी नलिका है। ठीक है ना। मतलब रंध्र के खुलने या बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? चालनी नलिकाएं करता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? चाहे अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? उत्पाद के माध्यम से। अमीबा जो होता है ना, अमीबा का शरीर का कोई फिक्स नहीं होता। अगर इसके शरीर का सतह पर भोजन आ जाएगा तो क्या करेगा? ये अपना 2 भाग आगे बढ़ाएगा। ये उत्पाद हो गया। इसी उत्पाद के सारे भोजन को खींच कर अंदर कर लेता है। ठीक है ना। तो अमीबा के बारे में विस्तार से मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। देखो, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है? किसके माध्यम से अंतर ग्रहण करता है? उत्पाद के माध्यम से। अब देखो, कई बार क्वेश्चन किया है कि किसमें अंतर, भोजन का अंतर ग्रहण होता है? अंतर ग्रहण किसमें होता है? यानी खींचने का काम कौन करता है? देखो, वो करता है अमीबा। अमीबा में जो होता है ना, पूरा भोजन कहाँ पचता है? भोजन राजधानी में पचता है। अमीबा में भोजन पूरा कहाँ पचता है? भोजन राजधानी में। इस सब चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। देखो, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? आंसर हो जाएगा उत्पाद के माध्यम से पकड़ता है। तीसरा क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? अभी तो बताए थे, पौधे में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों के अंदर जो रंध्र पाई जाती है, वही सब रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो ये पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र के द्वारा होता है। अगला, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? पहले ये समझो, पत्तियां हरी क्यों होती है? कई बार एग्जाम में पूछा है। तो सिंपल सी बात है, पत्तियां किसके कारण से हरी होती है? क्लोरोफिल के कारण से हरी होती है। किसके कारण से? क्लोरोफिल के कारण से। अरे हरा भरा इंसान नहीं देखे है? कोनो सुंदर लड़की सामने आ जाए, कोई लड़का झाड़ झुड़ के चला है, देखिए ना, बाप कहे कितना हरा भरा भाई है। तो वो पत्तियां हरी इस कारण से होती है ना, ताकि वो क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। और क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी होती है। और याद रखिएगा, क्लोरोफिल जो वर्णक पाया जाता है, उसका रंग भी हरा होता है। वो सब पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन करेगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है?
क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है भैया? तो हरा होता है। और क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। इसी कारण से पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य। मत्स्य का देखिए, अगला क्वेश्चन है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? अब मत्स्य मीन्स क्या होता है? भगवान विष्णु भी एक बार मत्स्य रूप लिए थे। वो किस लिए लिए थे? तो दुनिया को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु मत्स्य रूप लिए थे, मतलब मछली का रूप लिए थे। आप देखे होंगे शिव पुराण, महापुराण, ये सब विष्णु पुराण देखे होंगे तब। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां क्या, लड़कियों की बात बता रहे हैं, वो शिव पुराण महापुराण नहीं देखेंगे सर। उसको छोटी बहू, मोटी बहू, बड़की बहू, खाली सीरियल देखने में हैरान रहेगा लोग, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं रहेगा। छोटी बहू मोटी बहू देखने से कोई फायदा है? उसमें सास बहू के बारे में जानोगे लोग। शिव पुराण महापुराण जानेंगे तो अपने आप के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ी होगा। देखो, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मत्स्य का मतलब मछली। मछली का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है। गिल्स के माध्यम से क्या करता है? श्वास लेता है। क्या करता है? हम लोग कई बार बोल देते हैं कि फेफड़ा के माध्यम से, अरे बकुल को ये गिल्स के माध्यम से श्वास लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है बाबू? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क दो तरह का काम करेगा। एक तरह का उसको तो वो क्रियात्मक करता है, मतलब क्रिया का काम करता है, और दूसरा संरचना का भी काम करता है। वृक्क मीन्स क्या होगा? किडनी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। ये नेफ्रॉन क्या होता है भाई? नेफ्रॉन को ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो में बना चुका हूं, जाकर देख सकते हैं, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वृक्क के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई याद रखिए कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो भैया ये सब क्वेश्चन बताने वाली है नहीं। पहले बताओ, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? आप लोग बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण देखिए बुआ, पौधे जिस माध्यम के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अच्छा ये बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? बताइए। धरती से क्या खींचेंगे? जल। वायुमंडल से क्या लेंगे? ऑक्सीजन। सूर्य से क्या लेंगे? सूर्य से क्या लेंगे भाई? तो सूर्य प्रकाश लेंगे। और उसके बाद पत्तियों में तो पाई ही जाती है क्लोरोफिल, वो सब लेते हैं। यानी पौधे के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सा? जल, और उसके बाद सूर्य प्रकाश, उसके बाद क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका क्या चाहिए? क्लोरोफिल वर्णक चाहिए, वो सब पाई जाती है। इन चारों की वजह से क्या होता है? पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अगर एक भी मात्रा उसमें से घट जाएगा, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कहाँ गए क्वेश्चन? कितना नंबर थे? 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पौधे में होती है। केवल देखो, कई बार भी क्वेश्चन किया है कि पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन जो स्वयं बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस शरीर के अपने पूरे अंग में फैलाने का काम करता है। और स्वपोषण मतलब पेड़ पौधों में भोजन को फैलाने वाला फ्लोएम होता है, फ्लोएम। और जड़ के सहारे जाइलम जो होता है ना, उत्तक, वो खींचने का काम करता है, जल खींचने का काम करता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है? पौधों में। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में, मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? हृदय की बात करते हैं भाई। मानव हृदय में लगभग कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म। आप पढ़े होंगे, दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, ये 4 वेश्म होते हैं। दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, ये 4 वेश्म होते हैं। तो मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। हृदय पर पूरा मैं एक्सप्लेन एक वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा। अगला देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने का काम करता है? देखिएगा, आपकी जब हाथें कट जाएगी ना, तो हम लोग क्या करते हैं? लेके दाब लेते हैं, साफ एकदम दाब लेते हैं, तभी खून नहीं बहे। आप देखिएगा 2-4 मिनट जब दाब लेते हैं ना बाबू, ये दाब कर छोड़ देते हैं, 2-4 मिनट के बाद छोड़ते हैं तो खून आना जरा बंद हो जाता है। जानते हैं किसके कारण से? उसका रीजन होता है रक्त पट्टिकाणु। इसको इंग्लिश में प्लेटलेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने का काम करता है? वो होता है रक्त पट्टिकाणु, जिसको इंग्लिश में प्लेटलेट्स हम लोग कहते हैं। यानी रक्त जब हम लोग कट जाता है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स करता है, प्लेटलेट्स करता है। इसको हिंदी में रक्त पट्टिकाणु के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, रक्त की बात करते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है बाबू? तो रक्त का पीएच मान 7.4। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त क्या है? तो एक तरह का उत्तक है। कैसा? तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है ना। ये सब चीज आप याद रखिएगा। रक्त किसके कारण से लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से। 10वां क्वेश्चन देखिए, पादप में कौन सा, पादप में जाइलम किसका उत्तरदायी होता है? पादप किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को पादप कहते हैं भाई। जीव जंतु का मतलब उसमें जीव जंतु, मनुष्य आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, वो सब जीव जंतु हो गए। तो पादप में जाइलम किसका उत्तरदायी होता है?
तो जाइलम का मेन काम होता है जल को ले जाना, जल को ले जाना। और जाइलम हमेशा जल को कहाँ लेता है, ऊपर की ओर ले जाता है। देखिए नीचे से कहाँ लेगा, ऊपर की ओर। भाई जल के सारे जल खींचता है ना, लेकिन फ्लोएम क्या होता है, ऊपर नीचे सभी दिशाओं में जाता है। कहीं भोजन ऊपर भी ले जाना, नीचे ले जाना है, दाहिने बाएं सब दिशा में ले जाना है। तो जाइलम जो होता है ना, वो भोजन को पहुंचाने का काम करता है, ऊपर नीचे उसकी दिशाएं हर जगह होती है जाइलम की, लेकिन फ्लोएम का दिशाएं ऊपर नीचे होती है, लेकिन जाइलम की दिशाएं खाली ऊपर की होती है, जल ले जाने का काम करता है। तो बोला वही कि पादप में जाइलम किसका उत्तरदायी होता है, तो इसका मतलब जल के वहन का, जल को पहुंचाने का काम करता कौन, जाइलम। अब फ्लोएम रहता तो भोजन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो हम लोग के शरीर में भोजन, हम लोग श्वास ले रहे हैं, तो श्वास ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रही है। भाई हम लोग जब श्वास लेते हैं तो हमारे मुंह में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। श्वास छोड़ते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब ऑक्सीजन जाती है ना, तो हम लोग का भोजन पचता है। आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़े होंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को एनसीईआरटी में उपचयन अभिक्रिया कही जाती है। कौन सा, उसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है, अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया। देखो होता है कि हम लोग श्वास लेते हैं तो हम लोग का भोजन पचता है, जिसमें जाकर ऑक्सीजन जुड़ती है ना, वो होता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होता है। तो हम लोग ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो हम लोग का भोजन ज्यादा मात्रा में पचता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के उपरांत क्या होता है, भोजन पचना शुरू हो जाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, और ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है यहाँ पर कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। कहीं कहीं ऑक्सीकरण अभिक्रिया देता है तो लड़का सब गड़बड़ रहता है कि बाप रे अब ये क्या दे दिया। अरे बाबू, ऑक्सीकरण और उपचयन नाम का डिफरेंट है, दोनों का तो काम सेम है। भारतीय भवन में ऑक्सीकरण, एनसीईआरटी में उपचयन कहते हैं, समझने वाली बात है ये सब, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 12वां नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। देखो इथाइल अल्कोहल C2H5 है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र पहले देखो, C2H5OH होता है। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। ये इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, अवायवीय श्वसन से बनता है। देखो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन होता है और दूसरा का अवायवीय श्वसन होता है। अब बताइए ये वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। देखो वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें हवा की उपस्थिति में हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यानी ग्लूकोज को तोड़ने का काम पायरुवेट में करता है कौन, वायवीय श्वसन। किसकी उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में। लेकिन अवायवीय श्वसन क्या होता है, बिना हवा की उपस्थिति में ही वो पायरुवेट का विखंडन करेगा, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगा पायरुवेट में। ये होता है अवायवीय श्वसन। तो ये चीज समझना क्या बड़ी जरूरी होता है, ठीक है। कहते हैं इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनता है, तो भैया अवायवीय श्वसन बनता है। किस प्रकार के श्वसन में, अवायवीय श्वसन में। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखिए, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। पहले ये समझो, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है। अगर हम लोग के रक्त में लोहा नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, तो हमारे शरीर में एक बीमारी होगा जिसका नाम होगा एनीमिया। और एनीमिया एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो रक्त में आयरन की मात्रा भी पाई जानी चाहिए। अब कई बार सुने होंगे टीवी न्यूज पर कि भाई जल में क्या आ रहा है, लोहा आ रहा है, करिया करिया लोहा के कौन आ रहा है। तो भाई देखो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को लोहा की आवश्यकताएं होती है। तो ऐसा पूर्ति कौन करता है, जल करता है, जल करता है। बताइए रोटी में आपका लोहा पाया जाएगा नहीं, जल धरती के अंदर से निकलता है तो उसमें आयरन के कुछ कौन पाए जाते हैं जो हमको बीमारी से बचाता है, जिसका नाम होता है एनीमिया। एनीमिया यानी अगर देख सकते हैं रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन होता है, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। बोले तो एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूत्र का रंग पीला किस पदार्थ के कारण से होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण से, मतलब पेशाब का रंग पीला किसके कारण से होता है, आप बताइए किसके कारण से होता है। चलिए कमेंट करिए और बताइए आप, पेशाब का रंग पीला किसके कारण से होता है। नहीं बताऊंगा आपको। देखो पेशाब में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, यूरिया पाई जाती है, और इसका रंग पीला हो जाता है यूरोक्रोम के कारण से। यूरोक्रोम याद देखिएगा, क्या यूरोक्रोम क्या होता है, यूरोक्रोम किसके कारण से, यूरोक्रोम के कारण से पेशाब का रंग पीला होता है। देखो बुआ, आदमी को पेशाब लगने पर पेशाब जल्दी मात्रा में कर लेनी चाहिए, तो वो आपके शरीर के लिए खतरनाक होता है। शरीर में तरह तरह की बीमारियां क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है। तो ये सब चीज क्या होता है, जानना जरूरी होता है, ठीक है। देखो कहा थे हम लोग, यहाँ पर थे कि देखिए हाँ, रक्त में यहाँ मूत्र का रंग पीला किस पदार्थ के कारण से होता है, तो यूरोक्रोम के कारण से होता है, ठीक है। पेशाब के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। देखिए बुआ, एक पहले आप दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट ये बैठा लीजिए कि कोई भी चीज़ें पढ़ना जरूरी होता है। कई बच्चे जब मैंने ये पढ़ाया, ये
मतलब अपने शरीर के बारे में जो आपको बायोलॉजी में पढ़ना है जनन में, जब पढ़ाया था तो कई बच्चे कमेंट किए कि सर ये सब क्या पढ़ाते हैं। बाबू देखो, अपने आप के बारे में आज नहीं जानोगे तो कहिया जानोगे, याद रखना। आज अपने आप के बारे में जान लो यार, एक ना एक दिन तो जानना ही है। दुनिया का कौन इंसान है कि सब चीज नहीं जानेगा? सब जानना जरूरी होता है, सब चीज पढ़ना जरूरी है। खाली किताब के बारे में सही सही चीज पढ़ के दुनिया में कुछ उखाड़ नहीं पाइएगा। देखिएगा, सब काम करना पड़ेगा, जितना काम सही है उतना काम गलत भी करना पड़ेगा। बात रही यूट्यूब की, तो यूट्यूब पर याद देखिएगा, सही काम करके कभी आप आगे नहीं बढ़िएगा। इसलिए यहाँ पर कुछ गलत चीजें भी दिखानी पड़ती है, फल्स दिखानी पड़ती है, तो हम लोग क्या करें, सपोर्ट करें। ये जरूरी होता है बाबू। अब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इसलिए ताकि मुझे भी यूट्यूब से कुछ आगे मतलब प्रोसेसिंग मिले, कुछ लाभ हो। लेकिन यूट्यूब से होता है 1100-1200 वीडियो बना दिया, अभी तक मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ। किसकी वजह से? कुछ ना कुछ मेरे में कमी होगी, उसी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखियो, तो हम लोग थे बुआ कहाँ पर कि मूत्र का रंग पीला कितना होता है, सॉरी, मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है, मतलब पेशाब का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण से। और मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? याद रखिए, कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा यौगिक पाया जाता है? यूरिया जो होता है ना, मूत्र में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो बड़ी खतरनाक होता है। इसलिए क्या करनी चाहिए? पेशाब कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक बात सोचिएगा, महिलाओं में जो होती है ना, पेशाब करने का अलग अलग अंग पाया जाता है, आपको बता दिया गया। मतलब सेक्स करने का अलग अंग होता है और पेशाब करने का अलग अलग अंग पाया जाता है। लेकिन एक चीज सोचें, कभी जो फीमेल्स होते हैं वो पेशाब बैठकर ही करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन होता है कि उनका जो पेशाब करने वाला अंग होता है ना, बैठने के उपरांत ही खुलता है। पता है ना, सेक्स करने वाला अंग और ये पेशाब करने वाला अंग दोनों क्या होता है? अलग अलग पाया जाता है। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं होता है। पुरुष में एक ही स्पर्म निकालने वाला अंग भी और पेशाब करने वाला अंग भी दोनों सेम ही होता है। लेकिन महिलाओं में क्या होता है कि पेशाब करने वाला, उसके बाद ये सेक्स करने वाला, दोनों अंग अलग अलग पाए जाते हैं। तो बैठने के उपरांत ही उनका पेशाब करने वाला अंग खुल पाता है, जिसके कारण से पेशाब कर पाती है। इसी कारण से महिलाएं बैठकर ही पेशाब करती है। और देखो, एक चीज आप देखिएगा, जो लड़कियां होती है उनके जींसों में कितना सारा बटन दिया रहता है। देखिए ना, बटन 4, 5, 6, 7 गो उनके जींसों में बटन दिया रहता है, महिलाओं लड़कियों के जींस में। पुरुषों के जींस वैसे कुछ नहीं होता है, एगो चैन रहेगा, एगो छोटा सा बटन दिया रहता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि उन लोगों को सेफ्टी ज्यादा मात्रा में दी जाती है, ताकि भाई कोई पकड़ के कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं कर सके। उस जींस में 4, 5, 6, 7 बटन देने के पीछे का यही रीजन होता है, और कोई रीजन नहीं होता है। देखो, चलिए, ये सब चीजें जानना एकदम जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग के समाज में ये सब चीजें मौजूद है। देखिए आगे कहा था, रक्त यहाँ पर मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण से होता है। अगला 15वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये तो कई बार बता चुका हूं, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। मनुष्य की इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। 1.5 kg के आसपास में यकृत का वजन पाया जाता है। यकृत का मेन काम क्या होता है? यकृत का जो मेन काम होता है ना, वो होता है विषैले पदार्थ को क्या करना है? एकदम शुद्ध कर देना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हाथ उत नहीं देंगे, लेके मुंह में मार लेते हैं, खा लेते हैं साहब। बाबू तो आप खाए, मान लीजिए आप पेंटिंग कर रहे, कोनो काम धाम कर रहे, कोनो बुक दिया खाई नहीं, तो क्या करते हैं? हेंगटे पोंछ लेंगे, आप पोंछ के लेके हेंगटे डाल जाते हैं। तो ये तो हाथों आपका विषैला है ना, तो आपके मुंह में जो गंदगी गया ना, उसको साफ करने का काम, उस विषैले पदार्थ को विषैला बनाने का काम कौन करता है? यकृत करता है। यानी एक तरह से देखी जाए तो यकृत मेन हम लोग के शरीर में भूमिका निभाता है। यकृत में आप चाकू घोप दीजिएगा ना, तो इसमें जो होता है ना, कोशिका विखंडन की ज्यादा मात्रा में प्रक्रिया पाई जाती है। तो एक कोशिका को तोड़कर ज्यादा मात्रा में तोड़ने का वो काम करता है। कि कौन है? यकृत। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत, और मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पित्युतरी ग्रंथि। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? आगे यहाँ पर देखिए, कौन नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर। मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है बाबू? देखो, पहले ये समझो कि मनुष्य में भोजन पचना कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। एजा से ना रोटी मान लो खा रहे हैं, लेकिन हम चिबला रहे हैं, अब चिबला रहे तो भाई एजा से ना पचना शुरू हुआ। और कि खड़े खड़े यहाँ पर रोटियां रहते हैं, यहाँ पर काट काट के एकदम छोटा कर देते हैं। तो मनुष्य में भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। और कहाँ पूरा पच जाता है? पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन क्या होता है? आकर पच जाता है। यानी छोटी आंत का इलियम भाग में भोजन पूरी तरह से पच जाएगा, उसका अवशोषण हो जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया कि भोजन का पूर्णतः अवशोषण कहाँ आ जाता है, तो छोटी आंत का एक भाग होता है जिसका नाम होता है इलियम। इलियम में भोजन का पूरी तरह से अवशोषण हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन आकर पच जाता है। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा कौन सा मुख्य रूप से उत्पाद निकलता है। उत्पाद का मतलब क्या होता है, प्रतिफल होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या निकलता है, तो भाई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है और उसी ऑक्सीजन को हम लोग खींच पाते हैं, श्वास लेते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। हम लोगों में उल्टा है, हम लोग ऑक्सीजन खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम लोग जो छोड़ते हैं, पेड़ पौधा उसको खींच लेता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है। देखिए प्रकृति ने कैसे बनाया। हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन खींचेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। पेड़ पौधे क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़े उसको खींच लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इसी कारण से बोला जाता है पेड़ पौधे लगाइए, ये हम लोग का जीवन है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, वायुमंडल हम लोग का प्रदूषित हो जाएगा, हवा हम लोग को नहीं ज्यादा मात्रा में मिलेगा, उसके बाद चीर देंगे लगल हम लोग, ठीक है। देखिए हुआ तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के रूप में मुख्य उत्पाद क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, O2 बनता है। अगला क्वेश्चन, रक्त लाल क्यों होता है, ये तो बताने वाली क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप लोग जानते होंगे, इस क्वेश्चन से आप लोग परिचित भी है। रक्त लाल क्यों होता है, तो रक्त लाल होने के पीछे का रीजन क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त क्या होता है, लाल लाल होते हैं, ठीक है ना। देखो अभी पूछता है कि हीमोग्लोबिन किसका वाहक होता है, ऑक्सीजन को ले आता है। ऑक्सीजन को लेने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। पूरे रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अगला, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। अगर फीट में ले जाएंगे तो 32 फीट लगभग होती है। आपके एग्जाम में मीटर में देता है, ठीक है ना। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, लगभग 8 से 10 मीटर। अगर क्वेश्चन करेगा कि मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी हाथ। याद देखिएगा, मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी हाथ होता है मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल की लंबाई कितनी, 8 से 10 मीटर या 32 फीट कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप श्वास ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, मतलब श्वास ले लिए छोड़ दिए, ले लिए छोड़ दिए, इस प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है, बताइए। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, मनुष्य में मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग कौन है, तो भाई वो कौन सा है, वृकक है, मतलब किडनी है। किडनी ही उत्सर्जन का काम ज्यादा मात्रा में करता है, साफ सफाई का भी काम वो करता है, ठीक है ना। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, वृकक। कौन है, वृकक है। अगला देखिए, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया। क्या होता है, देखो तिलचट्टा का श्वसन, तिलचट्टा देखा लोग छोटका। देखो लड़की लोगों का वो खासियत होता है, अगर छोटो सा चूंटी तिलचट्टा शरीर पर गिर जाएगा तब चिल्लाना स्टार्ट है, बाप मतलब चिल्ला के दिमाग खराब करती है सब, इतना ना डरती है सब, डरपोक बहुत ज्यादा होती है सब। छोटा सा चूंटी देख लेगी सब काट लेगा, चिल्लाना स्टार्ट। तनी मनी खोसी देख लेगी सब ऊपर चिल्लाना स्टार्ट। मतलब छोटे छोटे जीव जंतु को देखकर डरना लड़कियों की अदा हो गई है, साफ एकदम। और उसके बाद देखो, तो तिलचट्टा जो होता है ना, तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। अच्छा एक बात बताइए, कॉकरोच देखिए, कॉकरोच का नाम सुनेगा ना, कॉकरोच है वो, कॉकरोच ले आकर लड़की के देह पर फेंक दीजिएगा, देखिए कितना चिल्लाना स्टार्ट कर देगी सर। कॉकरोच जो होता है ना, उसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, एकदम खुला परिवहन होता है, साफ एकदम, वो होता है कॉकरोच में जो होता है ना, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में ऐसा कोनो नहीं होता है, मनुष्य में बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, लेकिन कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसमें एकदम खुला परिवहन पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर चुका है कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है भैया, तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन किसमें होता है, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपोज करता है। देखो वो हम लोग दो चीजें खाते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट खाता है, दूसरा वसा खाते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी देने का काम वसा करता है, लेकिन जल्दी एनर्जी देने का काम कौन करता है, ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। आप देखोगे कभी काल आदमी प्रोग्राम कहीं करता है ना, भाषण देता है, तो उसको चीनी के संग शरबत बनाकर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको जल्दी एनर्जी दे देगा एकदम। तो कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी देता है, लेकिन वसा ज्यादा एनर्जी देता है, तनी लेट से देगा लेकिन ज्यादा एनर्जी देता है। समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन आपको समझिए, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। इस तरह से आपका जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका क्लियर हो गया। समझ में आ रही है। इसके बाद जो चैप्टर उसको हम विस्तार से समझेंगे। अब आपका एक काम है, एग्जाम नजदीक है, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख कर बढ़िया से याद करिए, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए अब वो क्या करना, पढ़ाई पर ध्यान देना है। समझ में आ रही है। आजकल का लड़का लड़की है सब ना, सोचिएगा का लोग कि
ससुरी बड़ी सुंदर थी, पट जाती तो कितना अच्छा हो जाता। यहाँ खाली पटाने के चक्कर में पड़ जाएगा सब। तो नहीं हेऊ के पटाओ सब प्रश्नों के, हई प्रश्न के पटाएंगे नहीं, आपका लाइफ बना देगा। अरे एग्जाम न दिखा, अब एग्जाम पर फोकस करो, लड़का लड़की पटाने के चक्कर मत पड़ो। कि जुल्फिन ये बाल झाड़ के आई थी, लिपस्टिक लगा के आई थी तो बड़ी सुंदर थी, पट जाती तो भगवानी। मतलब संजय सर जौन पढ़ा रहे वो ना याद होगा, वो नहीं याद होगा, ये तो याद करेगा सब कैसे उसको पटाए। अरे बाबू तनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी पटने या पटाने के काम छोड़ो, एग्जाम नहीं दिखे। एग्जाम बढ़िया से क्रॉस कर लो, उसके बाद जो करना है पटना पटाना सब करते हैं ना। अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कर दो, क्योंकि एग्जाम बड़ी नजदीक है। चलिए इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बेटर ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना विस्तार से मैं समझाया हूँ, कई बार इस वीडियो को स्किप कर करके देखिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।